हेलो एवरीवन, स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में स्वागत है आपका। आज के वीडियो में हम लोग 22 से 24 जून 2024 का करंट डिस्कस करेंगे। आज के करंट में हम लोग डिस्कस करेंगे लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर, उसके बाद जो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक आया है उसकी, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024, एफडीआई प्रवाह 2023 से रिलेटेड डेटा देखेंगे और नई स्नेक ईल प्रजाति की चर्चा करेंगे। इसके अलावा और भी कुछ टॉपिक हम लोग जो है महत्वपूर्ण डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं वीरेंद्र कुमार, भर्तृहरि मेहताब, कोडे कुन्निल सुरेश, शंकर लालवानी। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है। ये भर्तृहरि मेहताब जी जो हैं, इनको 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। ये ऑप्शन में यहाँ पे गलत लिख गया है। ठीक है, ये नियुक्ति जो है वो महामहिम राष्ट्रपति महोदया जो है द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा भर्तृहरि मेहताब जी की नियुक्ति की गई है प्रोटेम स्पीकर के तौर पे। और ये मेहताब जी जो हैं वो कटक क्षेत्र से, कटक लोकसभा क्षेत्र से आते हैं और वहां से ये 7वीं बार सांसद चुने गए हैं। ये 6 बार ऑलरेडी चुने गए थे और 18वीं लोकसभा में ये 7वीं बार सांसद चुनकर आए हैं। ठीक है, हालांकि इनके नाम को लेकर विवाद ये है, विपक्ष का कहना है कि जो संसद के सबसे वरिष्ठ सांसद हैं, जिनका नाम है कोडे कुन्निल सुरेश, ये 8वीं बार संसद चयनित होकर आए हुए हैं, कांग्रेस पार्टी है। तो उन्होंने कहा है कि जो परंपरा है उस परंपरा में जो सबसे ये जो प्रोटेम स्पीकर का पद है वो सबसे वरिष्ठ सांसद को दिया जाता है और इस आधार पर ये कोडे कुंडल सुरेश जी को मिलना चाहिए था, जबकि सरकार ने किसको दिया है? मेहताब जी को ये पद दिया हुआ है। ठीक है, बाकी संविधान का जो अनुच्छेद 95(1) है, ठीक है, उसके तहत मेहताब जी क्या है? लोकसभा के स्पीकर के चुनाव होने तक अध्यक्ष या स्पीकर के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर को लेके जो संवैधानिक प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 95(1) में दिए गए हैं। ठीक है, और जो 18वीं लोकसभा है इसका पहला सत्र जो है वो 24 जून से शुरू होगा और लोकसभा के स्पीकर या अध्यक्ष का चुनाव 26 जून को होगा। ठीक है, तो ये सारी जानकारी हो गई आपकी प्रोटेम स्पीकर के बारे में। ये परीक्षा की दृष्टि से जो है प्रोटेम स्पीकर का जो क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है कि ये संवैधानिक इनके दायित्व क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इनको नियुक्त किया जाता है, इनकी नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा जम्मू और कश्मीर में चिनाब ब्रिज पर मेमू ट्रेन का सफल ट्रायल रन कब किया गया है? 18 जून 2024, 19 जून 2024, 20 जून 2024 और 21 जून 2024। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी, ये 20 जून 2024 को भारतीय रेल द्वारा ये जो चिनाब ब्रिज है इस पर मेमू ट्रेन का क्या किया है? सफल ट्रायल रन किया गया है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसलिए ये है क्योंकि ये जो चिनाब ब्रिज है ये दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल है। ठीक है, ये क्या है? दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है और इसकी जो टोटल हाइट है वो 359 मीटर्स है। ये जो आईफिल टावर है, आईफिल टावर से भी ये 35 मीटर ज्यादा ऊंचा है। ठीक है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन अपने आप में महत्वपूर्ण है और स्टेट कमीशन जो हैं वो बहुत बार क्या है, डेट डायरेक्टली पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। प्लस इसकी ऊंचाई की, ये जो पुल है इसकी ऊंचाई कितनी है? 359 मीटर और साथ में ये एफिल टावर से 35 मीटर अधिक ऊंचा है। ठीक है, और इस परीक्षण के बाद कश्मीर के रियासी से बारामूला तक रेल सेवा शुरू करने का रास्ता क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। ट्रायल रन हो गया है, तो कुछ दिन बाद अब क्या होगा? यहां से प्रॉपर ट्रेनों का आवागमन स्टार्ट हो जाएगा और ये रियासी से बारामूला को क्या करेगा? रेल मार्ग पर जोड़ देगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2024 का विषय या थीम क्या है? ऑप्शंस हैं योग और शांति, परिवार के साथ योग, स्वयं और समाज के लिए योग, योग और स्वास्थ्य। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, स्वयं और समाज के लिए योग, ये अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2024 का थीम या विषय है। बाकी आप लोग जानते ही होंगे कि जो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है ये प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है,
और 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक प्रस्ताव अपनाया जिसके तहत घोषणा की गई कि अब 21 जून को प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में क्या किया जाएगा, सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, इसमें भारतीय प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी की काफी अहम भूमिका रही है। इसके साथ ही 2024 के जो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है, उस योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील के तट पर क्या किया गया, योग दिवस मनाया गया। वहां पर उन्होंने जो है जम्मू कश्मीर के क्या छात्र छात्राओं के साथ क्या किया है, योग किया है डल झील के तट पर। अगला क्वेश्चन है, यूपी सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार सरकारी भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए एक नई नीति लाएगी, ऐसी सरकार ने घोषणा की है। नई नीति के तहत कुल कितनी एजेंसियों को परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी दी जाएगी? ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी, कुल 4 जो परीक्षा एजेंसियां हैं उनको परीक्षा कराने की क्या दी जाएगी, इसमें जिम्मेदारी दी जाएगी। ठीक है, और ये क्या है, प्रतियोगी परीक्षाओं को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से आयोजित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार नई नीतियों को लागू करने की योजना बना रही है। ठीक है, अभी हाल में भी देखें आप तो जो है वो परीक्षा में जो पेपर लीक हो जा रहे हैं या जो चीटिंग हो रही है वो काफी बड़ा क्या है, मुद्दा बना हुआ है। और उत्तर प्रदेश में भी पिछले जो वर्ष हैं, पिछले जो 2-3 वर्ष हैं उनमें बहुत सारी परीक्षाओं के जो पेपर हैं वो लीक हुए हैं। ठीक है, तो उस वजह से क्या है, अब सरकार नई नीति लेके आ रही है। ठीक है, और इसमें क्या किया जाएगा, परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी 4 एजेंसियों को दी जाएगी। इसके अलावा परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थियों को अपने गृह मंडल से बाहर जाना होगा। ठीक है, यदि किसी परीक्षा में 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी हैं तो उसे 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, हालांकि जो OMR शीट होती है उसकी स्कैनिंग आयोग और बोर्ड द्वारा ही की जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ओडिशा में ZSI वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई नई स्नेक ईल प्रजाति का नाम क्या है? ओफिचथस एलेनी, ओफिचथस जोफिस्टियस, ओफिचथस अल्टीपेनिस और ओफिचथस सूर्याई। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, ओफिचथस जो सूर्याई है ये क्या है, ZSI के वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई नई स्नेक ईल प्रजाति को क्या दिया है, नाम दिया है। ये खोज जो है वो उड़ीसा के गंजम जिले में स्थित भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के गोपालपुर क्षेत्रीय केंद्र के वैज्ञानिकों ने इस प्रजाति की खोज की है। और राज्य सरकार ने या वैज्ञानिकों ने राज्य मत्स्य पालन विभाग के पूर्व संयुक्त निदेशक सूर्य कुमार मोहंती के सम्मान में नई प्रजाति का नाम ओफिचथस सूर्याई जो है रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक बगल में चित्र लगा हुआ है जो इस ईल का क्या है, चित्र है, स्नेक ईल की ये नई प्रजाति है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त अरब अमीरात के तट पर स्थित किस द्वीप पर 4वीं सदी का एक खोया हुआ शहर खोजा गया है? आपको शहर नहीं द्वीप का नाम बताना है। अबू धाबी, सिनिया, दुबई और शारजा। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये जो संयुक्त अरब अमीरात का तट है उस पर एक द्वीप स्थित है सिनिया। उस सिनिया द्वीप पर एक प्राचीन शहर की क्या की गई है, पहचान की गई है, जिस शहर का जो रिलेशन है वो 4वीं सदी से माना जा रहा है। ठीक है, इस शहर का नाम क्या है, तुआम है। ठीक है, जिस शहर के अवशेष यहाँ पर मिले हैं, और ये तुआम शहर जो है वो अपने मोती उद्योग के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, और जो अल क्वैन पर्यटन और पुरातत्व विभाग के अनुसार शोधकर्ताओं ने प्राचीन आवासीय भवनों का एक संग्रह खोजा है। जो भवन है वो इस तुआम शहर का क्या माने जा रहे हैं, हिस्सा माने जा रहे हैं। ठीक है, और ये जो तुआम शहर है इसका इतिहास कम से कम 4वीं शताब्दी का है और 6वीं शताब्दी में 6th सेंचुरी में ये अपने चरम पर था या पीक पर था। ठीक है, यहाँ पे बगल में मैप लगाया हुआ है। मैप में आप देखोगे ये नीचे आपका रहा UAE, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, ये नीचे उसके आपका ओमान रहा, यहाँ कतर, ये आपका अरब की खाड़ी है, और ये आपका ऊपर रहा ईरान, और यहीं पे ये इस जगह पे जो है वो आपका स्थान जो है वो है सिनिया आइलैंड। ठीक है, और ये UAE का ही आइलैंड है।
अगला क्वेश्चन है 2023 में एफडीआई प्रवाह के मामले में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रवाह के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? 8वां, 10वां, 15वां और 5वां। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी, 2023 में जो एफडीआई का फ्लो है उस मामले में भारत जो है वो विश्व में 15वें स्थान पर है। ये जो डेटा आया है ये संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन जो है, जिसको अंकटाड बोलते हैं, उसकी रिपोर्ट के अनुसार है। और इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 की तुलना में 2023 में भारत का एफडीआई प्रवाह 43% घट गया है। और मूल्य अगर बात करें तो ये कुल मूल्य कितना रह गया है? 28 बिलियन डॉलर इसका मूल्य रह गया है। ठीक है। और भारत 2023 में कितने स्थान पर है? 15वें स्थान पर, जबकि 2022 में भारत एफडीआई के प्रवाह के मामले में 8वें स्थान पर था। तो भारत का जो एफडीआई है वो काफी गिर गया है और ये क्या है? काफी चिंताजनक स्थिति है। ठीक है। बाकी यहाँ पर जो टॉप 3 कंट्रीज हैं एफडीआई फ्लो में, उनकी यहाँ पे दिया है, जिसमें अमेरिका शीर्ष स्थान पर 311 बिलियन डॉलर के साथ, चीन दूसरे स्थान पर 163 बिलियन डॉलर के साथ, और सिंगापुर 160 बिलियन डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर, जबकि भारत 28 बिलियन डॉलर के साथ 15वें स्थान पर है। थोड़ी सी डिटेल संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संस्थान अंकटाड के बारे में। ये संयुक्त राष्ट्र का एक स्थायी संगठन है, परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1964 में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसका 2004 में नाम बदलकर संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन या अंकटाड रख दिया गया था। ठीक है। बाकी अंकटाड कौन कौन सी रिपोर्टें जारी करता है? एक तो ये विश्व इस रिपोर्ट जारी करता है, व्यापार और विकास रिपोर्ट, डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट, समुद्री परिवहन की समीक्षा, प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट। तो ये जो मुख्य रिपोर्टें हैं जो अंकटाड द्वारा जारी की जाती हैं। कई बार इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 4 रिपोर्टें दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि इसमें कौन सी एक रिपोर्ट अंकटाड द्वारा जारी की जाती है या कौन सी एक रिपोर्ट अंकटाड द्वारा जारी नहीं की जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 के तहत धोखाधड़ी के संगठित अपराधों के लिए अधिकतम सजा क्या रखी गई है? 5 साल की कैद और 50 लाख रुपए जुर्माना, 3 साल की कैद और 1 करोड़ रुपए जुर्माना, 10 साल की कैद और 1 करोड़ रुपए जुर्माना, 7 साल की कैद और 75 लाख रुपए जुर्माना। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी, इस विधेयक के तहत जो धोखाधड़ी के संगठित अपराध हैं, जिनको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बोलते हैं, उनके तहत 10 साल की कैद और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, ये दोनों सजा जो है वो एक साथ हो सकती है। विधेयक की बात करें तो ये विधेयक का नाम है सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024। इसको लोकसभा द्वारा 6 फरवरी और राज्यसभा द्वारा 9 फरवरी को पारित किया गया। उसके बाद 12 फरवरी को इस पे क्या हुआ? प्रेसिडेंशियल एसेंट या राष्ट्रपति की सहमति मिल गई और जिसके बाद ये क्या बन गया? कानून बन गया, लॉ बन गया। ठीक है। बाकी इस कानून का जो उद्देश्य है वो यूपीएससी, एसएससी, एनटीए, रेलवे भर्ती बोर्ड और बैंकिंग भर्ती परीक्षा निकायों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग को क्या करना है? रोकना है, ताकि चीटिंग को क्या किया जा सके। जो पेपर लीक होते हैं या चीटिंग होती है, नकल हो जाती है, उस सबको क्या है? रोकना है। बाकी इसमें कानून में धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए न्यूनतम 3 से 5 साल की कैद का प्रावधान है। जो लोग पहली बार या दूसरी बार पकड़े जाते हैं उनके लिए क्या है? 3 से 5 साल के कैद का प्रावधान है। हालांकि जो संगठित अपराधी हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स हैं, इसके तहत उनको 5 से 10 साल तक की कैद और न्यूनतम 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। ठीक है। और ये क्वेश्चन इसलिए करंट में आया है बिकॉज ये अधिनियम 21 जून 2024 से प्रभावी हो गया है। तो अब आज के 21 जून 2024 या उसके बाद होने वाली परीक्षाएं जो होंगी, तो वैसी परीक्षाओं को आउट करवाने में जो इन्वॉल्व ग्रुप्स हैं या क्रिमिनल्स हैं, वो इस कानून के तहत उनका क्या किया जाएगा? ट्रायल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली राष्ट्रीय एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग संगोष्ठी NAMS, ठीक है, नेशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग संगोष्ठी 2024 का उद्घाटन किस मंत्रालय ने किया है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय,
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी, ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा भारत की पहली राष्ट्रीय एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग संगोष्ठी का क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। ठीक है, ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में एक एडिटिव विनिर्माण परिदृश्य रिपोर्ट भी जारी की गई है और स्वदेशी रूप से विकसित एडिटिव विनिर्माण मशीन का अनावरण भी किया गया है। ठीक है, एडिटिव जो मशीन है उसका जो है वो अनावरण भी किया गया है और इसका उद्देश्य भारत में एडिटिव विनिर्माण एएम इकोसिस्टम का क्या करना है, अवलोकन प्रदान करना है। इस इकोसिस्टम को क्या है, बढ़ाना जो है वो सरकार की इच्छा है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 57वां, 63वां, 70वां और 75वां। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, ये जो वर्ष 2024 का ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है, इसमें भारत का स्थान 63वां है और ये सूचकांक विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जो है ये जारी किया गया है, जिसमें भारत को 63वां स्थान मिला है। बाकी 120 देशों में से 107 देशों ने पिछले दशक में ऊर्जा परिवर्तन यात्रा में प्रगति का प्रदर्शन किया है। ठीक है, इसमें क्या करना है, जो ऊर्जा के आपके जो कन्वेंशनल सोर्सेस हैं, ठीक है, लाइक आपका फॉसिल फ्यूल है, ऑयल है, उनको चेंज करते हुए कैसे रिन्यूएबल सोर्सेस की तरफ हमें क्या करना है, जो है वो चेंज करना है अपने आप को। ठीक है, उस तरफ क्या करना है, हमें संक्रमण करना है। बाकी अगर भारत की बात करें तो भारत ने पिछले दशक में ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 8% का सुधार दिखाया है। ठीक है, अगर टॉप 5 की बात करें तो यहाँ पे टॉप 5 रेंज, जिसमें सबसे पहला स्थान मिला है स्वीडन को, दूसरे स्थान पर डेनमार्क, तीसरे स्थान पर फिनलैंड, चौथे स्थान पर स्विट्जरलैंड, पांचवें स्थान पर फ्रांस और यहाँ 63वें स्थान पर क्या है, भारत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2024 के लोकसभा चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवारों की औसत संपत्ति का मूल्य क्या था? जो लोकसभा जीत गए हैं, चुनाव निर्वाचित हो गए हैं नए सांसद, उनकी औसत संपत्ति का मूल्य 5.4 करोड़, 4.8 करोड़, 6.25 करोड़ और 7.4 करोड़। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन डी, ये जीतने वाले उम्मीदवारों की औसत संपत्ति जो है वो 7.4 करोड़ रुपए है। ठीक है, बाकी जो निर्वाचित सांसद हैं लोकसभा के, उनमें 92% सांसदों के पास 1 करोड़ या उससे अधिक मूल्य की संपत्ति है और 75% निर्वाचित सांसदों के पास 3 करोड़ या उससे अधिक मूल्य की संपत्ति है। ठीक है, 2024 जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें औसत संपत्ति कितनी है, 7.4 करोड़, जबकि 2019 में ये संपत्ति थी 4.8 करोड़। तो इसमें काफी ज्यादा क्या है, इजाफा हुआ है। ठीक है, बाकी आज करंट अफेयर्स में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा, आप हमें लाइक करके और कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें मोटिवेट करेगा और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करने के लिए क्या करेगा, इंस्पायर करेगा। ठीक है, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए